Hello guys. Hello sir. Very good morning to all of you. Good morning sir. चलिए बेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के लेक्चर नंबर 3 में है हम, और लेक्चर नंबर 2 में हमने इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन किया था। आज हमें क्या करना है? एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। फिर हमारा एक कम से कम 5 से 10 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, है ना बेटा। अब देखिए, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप उसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इस चैप्टर के 3 हिस्से बनाते हैं तो एक हिस्सा बन जाएगा इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, एक हिस्सा बन जाएगा एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन, और बाकी प्राइमरी रूल्स, है ना बेटा। जो प्राइमरी रूल वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा है, डन। तो इसलिए हमने एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन के साथ ना सेकेंडरी रूल 2 ही हैं, वो भी डाल दिए हैं, सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, और प्राइमरी रूल आप लास्ट लेक्चर में डाल देंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डन है बेटा। तो 4 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का मीनिंग हमने जब फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, तो उसमें हमने सीखा था, इसमें हमें क्या जानना है? इंटेंशन, रियल इंटेंशन, हिडन इंटेंशन, है ना बेटा, विल ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है ना बेटा। हमें लॉ की दिल को पढ़ना है, लॉ के दिमाग को नहीं पढ़ना, है ना बेटा। हालांकि फर्स्ट रूल जो है वो दिमाग वाला ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जो कहता है लॉ के वर्ड्स पढ़ो। क्या पढ़ो? और टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में से सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ो, टेक्स्ट को ही आप प्रायोरिटाइज करो, टेक्स्ट महान है। लेकिन जैसे आप प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन से अगले पे चलते हैं, यानी कि लिबरल रूल पे चलते हैं, बेनिफिशियल पर, हेडन रूल, हार्मोनियस, किसी भी अन्य रूल पे चलते हैं, एक्सेप्शनल, स्टैट्यूटरी, और इट में भी एडजस्टम जेनरिस, है ना बेटा। तो सब में ना कंटेक्स्ट प्रिवेल करता है ना बेटा। क्या प्रिवेल करता है? कंटेक्स्ट। और खुद लिटरल रूल भी इनडायरेक्टली कंटेक्स्ट को ही प्रायोरिटाइज करता है। खुद लिटरल रूल भी क्या कहता है? टेक्स्ट को आपको प्रायोरिटाइज तभी तक करना है जब तक टेक्स्ट कंटेक्स्ट में फिट हो रहा, जब तक कि टेक्स्ट कंटेक्स्ट में फिट हो रहा। वो कह रहा है आपने कोई वर्ड पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा लॉ में, और आपको पढ़ते ही समझ आ, तो फिर मेन चीज तो समझ आना है ना। और देन जब आप उसको छोड़ते हो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को, यानी कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन को, और उसको छोड़कर आप अदर रूल्स पे जाते हो, तो किस लिए गए? क्योंकि समझ नहीं आया, है ना बेटा। तो मेन चीज क्या है? समझ। और समझ को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट, है ना बेटा। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हम उस चीज को समझना ही नहीं चाहते, हम उस चीज को समझना ही नहीं चाहते, है ना बेटा। तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी है ना बेटा। कई बार क्या होता है, हम उस चीज को मानना ही नहीं चाहते, हमें पता है चीज तो वही है, बट हम उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। स्वीकार तो करना पड़ेगा आपको ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है। चलो आज के हमारे टॉपिक पे हम आते हैं। हमारा टॉपिक आज का एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर मॉड्यूल ने इन्होंने स्टार्ट किया है, और एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन में इन्होंने बोला है कि हर चीज जो भी होती है, एवरीथिंग जो भी हुआ है आज तक, एवरीथिंग दैट हैज बीन डन विद अ रीजन, है ना बेटा। तो हर चीज का क्या होता है? एक रीजन, एक हर चीज का थीम होता है। इन्होंने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, इस पेज नंबर 2.34 के अंदर इन्होंने लिखा है बेटा, सोसाइटी डज नॉट फंक्शन इन अ वॉइड। आप ना वॉइड में नहीं रह सकते, यानी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और अपने को सबके साथ मिलजुल के रहना होता है ना बेटा। अभी देखो बेटा, यूएसए ने इन दिनों पे एक कंट्री को थोड़ा सा टारगेट किया, वेनेजुएला। हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है उस चीज से, लेकिन पता तो हमें है इस चीज का, पता है इसका मतलब मान लियो कुछ ना कुछ तो रेलेवेंट है, तभी हमारे दिमाग में है वो चीज, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि आप आइसोलेशन में, अवॉइड में रह नहीं सकते, ठीक है ना लड़कियों। अपने को जीके स्ट्रॉन्ग करनी होती है। ओके, एवरीथिंग डन हैज अ रीजन। जो भी हम काम करते हैं या जो भी आज तक धरती पे हुआ है, उसका रीजन है, उसका बैकग्राउंड था, और उसके सर्कमस्टेंसेस थे। जैसे अपनों ने फर्स्ट लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री को उठाया, और अपनों ने देखा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या बनी? इन्वेजन। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं थी, हमें काम करना नहीं आता था, हमें व्यापार करना नहीं आता था। तो आपने कहा था सुपर रिच था सर इंडिया और चाइना, और इन दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या बनी? इन्वेजन बनी बेटा, है ना। तो ये जो एशिया था बेटा, ये बहुत ही रिच हेरिटेज लेके बैठा अपने अंदर, है ना बेटा।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बनी बेटा कि दूसरे कॉन्टिनेंट से लोगों ने आकर इनके ऊपर क्या किया बेटा, कब्जा किया, इन्वेजन किया। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बजट किस चीज का है? डिफेंस का। इवन गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के भी सबसे बड़े बजट में डिफेंस है ना बेटा। सारी कंट्री का सबसे बड़ा बजट किसमें लगता है? डिफेंस में लगता है। इसका मतलब ये आप कमाएंगे और कोई चोर के ले जाएगा या कोई डकैती करके ले जाएगा, फिर फायदा क्या है? तो सिक्योरिटीज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सिक्योरिटीज ऑफ चाहे वो घर में रखे हुए सोने की हो और चाहे वो देश में रखे हुए सोमनाथ के मंदिर में रखे हुए सोने की हो, ना बेटा। तो वो आपको ध्यान रखना है। सोसाइटी आइसोलेशन में रह नहीं सकती, है ना बेटा। क्लियर? चलो अब इसके अंदर पहला इंटरनल एड्स के बाद जो हम एक्सटर्नल एड शुरू करते हैं, उसमें एक्सटर्नल एड में सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्टोरिकल सेटिंग। कौन सी सेटिंग? हिस्टोरिकल सेटिंग। आपको किसी भी कंट्री का लॉ समझना हो ना, तो पहले उस कंट्री को समझना पड़ेगा। कंट्री के लॉ को समझने से पहले कंट्री को, उसकी सोसाइटी को, वहां की थिंकिंग को, वहां पे क्या पसंद किया जाता है, क्या नापसंद किया जाता है। किसी के साथ भी आपको साइकोलॉजी मैच करनी है, मान लो मेरे को आप लोगों के साथ साइकोलॉजी मैच करनी है, तो आपका और मेरा कल्चर जितना मैच होएगा ना, जितना आपका और मेरा सोचने का तरीका सेम होगा ना, उतना ही मेरा पढ़ाया हुआ आपको जल्दी समझ में आएगा। सीधी सी बात है ना बेटा। तो उसको आप बोलते हैं कि अपने को ब्रेन मैपिंग करना है या फिर माइंड मैपिंग करना है, तो उसके लिए कल्चर मैपिंग भी करना पड़ता है कई बार ना, ट्रेंड मैपिंग करना पड़ता है। कई बार आप वो चीजें करते हैं जो ट्रेंडी होती है। क्यों? ताकि आप अपडेट हो सके, ताकि आप अपडेट हो सके, ना बेटा। तो हिस्टोरिकल सेटिंग और प्रीवियस लॉ, ये आपके पहले दो पॉइंट है एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन में। दीज आर लेस रेलिवेंट या मोर रेलिवेंट? मोर रेलिवेंट, तभी इनको फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग मिली है बेटा। हालांकि ये सारे ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हिस्टोरिकल सेटिंग खास तौर पे हिस्ट्री इन जनरल और पार्लियामेंट्री सेटिंग जो है, पार्लियामेंट की हिस्ट्री जो है आपकी कंट्री की, और उसके अंदर आपके आजादी के आंदोलन वगैरह, और एंशिएंट स्टैट्यूज। एंशिएंट स्टैट्यूज का मतलब जो कि पुराने लॉ थे भारत के, ना बेटा। पुराने लॉ अपने कहां से मिल जाते हैं? लाइक आप कोई पुरानी बुक पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, या फिर आप कोई भी और बुक पढ़ते लाइक महाभारत और रामायण, तो उससे अपने को पुराने जमाने में क्या होता था और क्या अलाउड था हमारे भारतीय समाज में, और क्या लाइक किए जाते थे और क्या डिसलाइक किए जाते थे, उनका आइडिया लग जाता है ना बेटा। फिर आपके एक्सटर्नल एड्स के अंदर यूसेज भी दिया हुआ है। यूसेज यानी कि कस्टम्स, और कस्टम्स जो है बेटा उनको बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ बोला जाता है। कस्टम को बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ बोला जाता है। तो ये जो यूसेज है, ये सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर जो सेकंड रूल है, कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, बिल्कुल सेम रेप्लिका है ये, ना बेटा। यहाँ पे जो यूसेज है एक्सटर्नल एड्स में, और जो सेकेंडरी रूल्स के अंदर कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो है, दोनों का मटेरियल बिल्कुल सेम है ना बेटा। ये याद हो गया तो ये याद हो गया, ये याद हो गया तो ये याद हो गया, है ना बेटा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है मतलब कि एक्सटर्नल एड्स में इन्होंने बड़ा फोकस किया है हिस्ट्री पर, कस्टम्स पर, पुराने स्टैट्यूज पर, लेकिन कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो के लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें साफ लिखा है कि पुराने स्टैट्यूज को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा यूजफुल है। किसके लिए? है ना बेटा। अब मान लो कि आज का स्टैच्यू है, तो उसके अंदर हमें आज की जनरेशंस को देखना होगा ना, आप पुराने जनरेशंस में जा नहीं सकते, है ना बेटा। आपको पता है पुराने जमाने में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप होता था, पेरेंट्स और बच्चों में भी बहुत गैप होता था। आज है वो गैप? कहाँ है गैप? है ना बेटा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो नए लॉ है वो नए जमाने के हिसाब से इंटरप्रेट करने हैं। यानी कि कोई मुद्दा आ गया जो 16 साल के लड़के का है ना बेटा, तो कोर्ट वहां पे उस चीज को सिर्फ पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से देखेगी कि हिंदुइज्म में क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है, या फिर वो आज के बच्चों की सोच भी देखेगी और आज के जमाने की जरूरतें भी देखेगी, ना बेटा। हो सकता है कि 100 साल पहले जो रेलिवेंट था आज वो रेलिवेंट, और जो 100 साल पहले गलत था आज वो सही है ना बेटा। अपडेट तो करना जरूरी है ना बेटा। तो इसलिए ध्यान देना बेटा, ये जितने भी एक्सटर्नल एड्स हैं ये कोर्ट की मर्जी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो इनको अडॉप्ट करे या ना करे। ये कोई बाइंडिंग नेचर के नहीं है, हेल्पिंग नेचर के। कौन से नेचर के? तभी हमने इनको नाम क्या दिया? एड्स टू कंस्ट्रक्शन। एड्स का मतलब भी क्या होता है? विच आर हेल्पिंग इन नेचर, है ना बेटा, नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ओके, चलो अब मान लो कि आपने कोई लॉ पढ़ा, पढ़ते समझ में आ गया,
और उससे कॉन्टेक्स्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन मान लो कि उसको पढ़ के एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है, रिपग्नेंसी अराइज हो रही है, उससे एब्सर्डिटी अराइज हो रही है, इनकंसिस्टेंसी अराइज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगला कहना क्या चाह रहा है। और अगर हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे आज तक के जितने बिलीव्स थे, जितना सोचने का तरीका था, वो सब ढह रहा है बेटा। तो फिर वहां पर कोर्ट को क्या करना पड़ेगा बेटा? इन सब की जरूरत पड़ेगी, इंटरनल एड्स की भी और एक्सटर्नल एड्स की। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि क्या हम अदर एक्ट्स को यूज कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा यस, अर्लियर एक्ट को यूज कर सकते हैं, लेटर एक्ट को यूज कर सकते हैं, या अनालोगस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आता है अनालोगस। अनालोगस एक्ट का मतलब क्या होता है? जो कि लगभग सेम तरीके से सेम मटेरियल पर बना हुआ है और जिसको यूज करते टाइम आपको दिक्कत आएगी कम से कम, तो कर लो यूज, है ना बेटा। तो पेरीमेटीरिया बोला उसको, कौन सा मटेरियल? पेरीमेटीरिया वाले जो एक्ट्स होते हैं उनको अगर लिखा जाए ना, किसको रेफर कर लो, तो ही रेफर कर सकते हैं, नहीं लिखा जाए तो भी रेफर कर सकते हैं। लिखा जाए तो ठीक, ना लिखा जाए तो ठीक, है ना बेटा। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि एनालॉगस एक्ट को यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि वो कौन सा मटेरियल है? तो अब कंपनी एक्ट 1956 तो अपने आप ही पेरीमेटीरिया है कंपनी एक्ट 2013 के साथ, दोनों का टॉपिक तो घूम फिर के सेम है ना कंपनी लोग। तो प्रीवियस एक्ट को यूज करने में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रीवियस एक्ट को यूज करने में प्रॉब्लम खास तौर पे अगर प्रीवियस एक्ट और नया एक्ट काफी हद तक मिलता जुलता है, और नया एक्ट जस्ट क्या है? कंसोलिडेटिंग वन। कंसोलिडेटिंग वन का मतलब क्या है? जिसने पुराने लॉ को चेंज किया या रिपैक किया। हाँ, बस वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा था, ठीक ना बेटा, उसको बिखरे बिखरे को समेट लिया, है ना बेटा। तो आपने कुछ खास अपडेशन नहीं किया, यानी कि कैसे ऑल्टरेशन किए? माइनर ऑल्टरेशन, या फिर कोई ऑल्टरेशन नहीं किया, नो ऑल्टरेशन, माइनर ऑल्टरेशन। तो फिर कंपनी एक्ट 1956 को हम क्यों रेफर नहीं कर सकते? कंपनी एक्ट 2013 में अगर तो समझ में नहीं आ रहा तो, है ना बेटा, तो वी कैन यूज। अच्छा, उसके बाद आता है कंपनी एक्ट 1956 का कोई केस चल रहा था और वो डिसाइड ही नहीं हो रहा था, इतने में कंपनी एक्ट 2013 आ गया। तो क्या हम कंपनी एक्ट 2013 की हेल्प से कंपनी एक्ट 1956 की तकलीफों को या फिर उसकी हार्डशिप को रिमूव कर सकते हैं? यस, पेरीमेटीरिया। मैं तो कह रहा हूं अर्लियर एक्ट लेटर एक्ट छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? एनालॉगस होना। क्या होना चाहिए? अगर वो पेरीमेटीरिया है तो दिक्कत क्या है? और मैं कंपनी एक्ट को समझने के लिए सिर्फ एक्ट की हेल्प ले रहा हूं, और कंपनी एक्ट को समझने के लिए कंपनी एक्ट के प्रीवियस वर्जन की हेल्प नहीं ले रहा या लेटर वर्जन की हेल्प नहीं ले रहा, ये तो बड़ा गलत है। कंपनी एक्ट को समझने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प मुझे किसकी लेनी चाहिए? मान लो मेरे को किसी मूवी का सेकंड चैप्टर देखना है, तो उसी मूवी का फर्स्ट चैप्टर देखने में बुराई क्या है भाई? ना बेटा, क्लियर। और मैं जाके दूसरी मूवीज देखूं ना बेटा, तो उससे बेटर तो पहले मैं उसी मूवी के और जो वर्जन्स आए हुए हैं उनको देख लूं, ना बेटा। तो वो पेरीमेटीरियल पक्का ही है, खास तौर पे अगर नया एक्ट पुराने एक्ट को पूरी तरह ओवरराइड कर रहा है या जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, तब तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको घबराने की या ये सोचने की कि मैं कैसे यूज कर सकता हूं अर्लियर एक्ट को या कैसे यूज कर सकता हूं लेटर एक्ट को। वी कैन यूज या कैन नॉट यूज? है ना बेटा। उसके बाद एक वर्ड आता है रिपील्ड एक्ट। रिपील्ड एक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्ट जिसको हमने वापस ले लिया, जैसे कंपनी एक्ट 1913 वापस हो गया, तो क्या उसको यूज कर सकते हैं? हाँ, वो भी तो अर्लियर वर्जन ही है। कौन सा वर्जन है? और छोड़ो अर्लियर वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेरीमेटीरिया है, डन है बेटा। तो ये एक्सटर्नल एड्स जो है ना बेटा, इसमें घूम फिर के सारे पॉइंट में क्या आना है? पेरीमेटीरिया आना है, ठीक ना बेटा। मैं तो ये सोच रहा था एक्सटर्नल एड्स हटा के आने देता हूं, पेरीमेटीरिया बीच में, डन है बेटा। एक्सटर्नल एड्स के अंदर सब में क्या है? घूम फिर के पेरीमेटीरिया होना चाहिए, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल, सेम टॉपिक, डन है बेटा। अब जैसे इन्होंने कहा फॉरेन डिसीजन और इंडियन डिसीजन दोनों यूज कर सकते हो, पहली प्रायोरिटी फॉरेन डिसीजन को आप तभी यूज कर सकते हो जब उनका और हमारा जूरिस्प्रूडेंस यानी कि न्याय प्रणाली सेम है, न्याय करने का तरीका सेम है,
डन है, आ गया पेरीमेटेरिया, डन है बेटा। अच्छा, इंडियन डिसीजन भी ऐसा थोड़ी है कि डिफरेंट टॉपिक का उठा के यूज कर लोगे। कौन सा टॉपिक का यूज? जैसे कि एक फाउंडेशन में डॉक्ट्राइन थी स्टेयर डिसीजन, उसमें लिखा हुआ था सेम सिचुएशन सेम केस, तो फिर सेम सिचुएशन सेम केस ये सारा है उसके अंदर, तो हो गया ना कौन सा मटेरिया? पेरीमेटेरिया, डन है बेटा। फिर डिक्शनरी पे आ गए, डिक्शनरी पे आए तो भी इन्होंने घूम फिर के पेरीमेटेरिया पे आना है, कस्टम पे आए तो भी घूम फिर के किस पे आना है? पेरीमेटेरिया। अब पेपर में आपसे मेरे को बहुत रेयर लगता है कि एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन का पूरा टॉपिक पूछेगा। क्या पूछेगा? इंडिविजुअल टॉपिक पूछेगा। क्या पूछेगा? बताओ जी हिस्ट्री का रोल क्या है, हिस्टोरिकल सेटिंग का रोल क्या है, या फिर बताओ जी अदर एक्ट को यूज कर सकते हैं क्या, या फिर बताओ जी फॉरेन डिसीजन को यूज कर सकते हैं क्या। मैंने आज तक की जो पीवाई की उसका एनालिसिस बताया था, है ना बेटा। तो वो इंडिविजुअल पॉइंट पूछता है। क्या पूछता है? अब उम्मीद तो यही है आगे भी आपसे भी इंडिविजुअल पॉइंट ही पूछेगा, क्योंकि अगर उसने एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन पूछ लिया फिर तो सारे बच्चे चौधरी बन जाएंगे, बोले वाह वाह वाह, है ना। 4 पेज का आपको मटेरियल यहाँ से मिल गया, इसको अपन नोटबुक में लिखेंगे तो ये 4 पेज कितने बन जाते हैं? 8, 10, 15 पेज बन जाते हैं, और आपको लिखने तो 1.5 पेज है, डन है बेटा। तो वो ऐसा तो कभी बेवकूफी करेंगे नहीं कि एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन पूरा पूछेंगे। क्या पूछेंगे? इंडिविजुअल पॉइंट ही पूछेंगे। तो सब में आप एक पॉइंट क्या लिख सकते हो कॉमन? पेरीमेटेरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो 1 नंबर तो आया, डन है बेटा। 4 में अब देखो बेटा, शुरुआत आपको कहां से करनी है? आपको कहना है जी आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ ना 2.34 पे, यहां से शुरुआत करनी, कोई भी पॉइंट पूछे तो, क्योंकि तो बेस पैराग्राफ है कि सोसाइटी वॉइड में नहीं रहती, आइसोलेशन में नहीं रहती, सोसाइटी क्लोज सिस्टम नहीं होता, ओपन सिस्टम होता है, और आपस सराउंडिंग को इग्नोर, और सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? यहां से आपको ध्यान रहना है कि एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है, और आप कंपनी एक्ट को पढ़ने के लिए कंपनी एक्ट यूज कर रहे हैं या अदर एक्ट यूज कर रहे हैं। और कंपनी एक्ट 2013 पढ़ने के लिए सिर्फ कंपनी एक्ट 2013 नहीं, कंपनी एक्ट 1956 भी पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। यानी मैं इस बुक को समझने के लिए दूसरी बुक्स की हेल्प ले रहा हूँ, इसी बुक की हेल्प लेता, इसी बुक के अन्य पन्नों की हेल्प लेता तो फिर तो इंटरनल हो जाता, और इसके अलावा दूसरी बुक्स की हेल्प ले रहा हूं मैं तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। अब जैसे अदर लॉ पढ़ रहा हूं मैं, अदर लॉ पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं कंपनी की हेल्प लेता रहता हूं बीच बीच में, डन है बेटा, और कंपनी को बीच में ले आता हूं मैं, डन। तो ये एक टाइप से एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन ही तो है ना। इस एक्ट को समझाने के लिए मैं बार बार एग्जांपल किसके दे रहा हूं? कंपनी एक्ट के एग्जांपल दे रहा हूं, डन है बेटा। तो ये एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है। चलो अभी देखो बेटा, कोई भी लॉ बनता है तो फिर उसके प्रोज भी होते हैं और हर लॉ के फायदे भी है ना। हार्डशिप क्रिएट करता है, जैसे ब्रेकर बन गया तो ये थोड़ी है कि सबके लिए फायदेमंद है, कईयों के लिए बड़ा नुकसानदायक है, डन है बेटा। तो उसमें हो सकता है रात के अंधेरे में दिखे ना, या गाड़ी जो है उसकी, ठीक है ना बेटा, इतनी अच्छी मतलब नहीं है क्वालिटी, ग्राउंड क्लियरेंस उसका अच्छा नहीं है, गाड़ी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, डन है बेटा, तो जल्दी खराब हो जाएगी, डन है बेटा। तो आपको ध्यान देना है बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान भी उतने ही हैं, डन है बेटा। तो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो सारे एंगल से सोचना पड़ता है, यस और नो। तो पार्लियामेंट में पहुंच गई तो वहां पे विपक्ष तो वैसे ही सारे एंगल ले आएगा, डन है बेटा, क्योंकि उसका काम क्या है? लॉ को सीधे सीधे पास होने देना या अग्नि परीक्षाओं से गुजर आता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा कि बहुत सारे एंगल से सोचा जाता है। अब देखो बेटा, अगर एक लॉ उठाते हैं काउ की स्लॉटरिंग से रिलेटेड, तो वो हमारे 29 स्टेट्स में से शायद 23 स्टेट में बैंड है कि काउ की स्लॉटरिंग अलाउड नहीं। हालांकि इसके ऊपर नेशनल लॉ नहीं, क्या नहीं है, तभी स्टेट लॉ की बात हो, है ना बेटा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर काउ की स्लॉटरिंग रोक दी जाए तो फिर सारे मतलब बहुत ज्यादा मवेशी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनिमल हो जाते हैं सड़कों पर, है ना बेटा। तो स्लॉटरिंग रोक दे तो प्रॉब्लम क्या आती है? राहगीरों को दिक्कत है फिर, है ना बेटा, क्योंकि उसको आप कुछ भी नाम दे दे, गाय माता दे दे, आवारा पशु दे दे, कुछ भी नाम दे दे, है ना बेटा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि अगर उनकी संख्या कंट्रोल नहीं की गई तो वो हिरणों वाली बात है बेटा, अगर हिरण को शेर मारेगा नहीं तो सारे तरफ क्या हो जाएंगे बेटा? हिरण ही हिरण हो जाएंगे, क्लियर। तो एक बहुत बड़ा इश्यू है ये बेटा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फंस के खड़ी हो जाती है। उसका सोल्यूशन भारत सरकार ने और मतलब कम्युनिटी जो इंडिया की, उसने क्या निकाल लिया? गौशाला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डन है बेटा। बोले मारना क्यों गौशाला में? डन है बेटा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि गौशाला को फंडिंग चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग करती है, डन है बेटा। तो इससे टैक्स पेयर का मनी वेस्ट होता है, इससे टैक्स पेयर का मनी वेस्ट
टैक्स पेयर से गवर्नमेंट पूछती है कि क्या ये सब सही है ना बेटा, तो 100 टैक्स पेयर में से 50 कह देंगे सही है और 50 कह देंगे ये क्या बात थी, हमें दे दो गाय, ना बेटा। तो वो बीफ लवर भी तो बहुत है ना बेटा। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट जब कोई भी लॉ बनाती है तो उसे क्या देखना पड़ता है, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ना बेटा। अभी जैसे जब हरियाणा में ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई उससे पहले ये स्मगलिंग होती थी काउच की ना बेटा। तो उसमें क्या होता था, रात के 9 बजे और हिसार सिटी और राजस्थान और ये यूपी और ये सारा इलाका बेटा दहशत में आ जाता था। रात के 9 बजते ही वो स्मगलर आ जाते थे, काउ स्मगलर्स, और वो रोड पे जो भी गाय बैठती थी उसको उठा के ले जाते थे। फिर कॉमन पब्लिक सड़कों पे उतर आती थी और फिर रात को बड़ा सीन क्रिएट होता था ना बेटा। तो उससे क्या हो रहा था, इससे ना पूरी सिटी का माहौल क्या हो रहा था, खराब हो रहा था ना बेटा। तो गवर्नमेंट को वहां पे मिड सोल्यूशन निकालना पड़ा। मिड सोल्यूशन क्या है, गौशाला। अब गौशालाओं को दिक्कत क्या है, फंड कहां से आएगा इतना ना बेटा, डोनर्स नहीं होते, सीधी सी बात है ना बेटा। गांव में तो मिल जाते हैं, शहरों में डोनर ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं ना बेटा। तो वहां पे अब इतने फंड कहां से आएंगे, तो गवर्नमेंट ने फंडिंग की। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पर काउ इतने रुपए दूंगी ऐसा बोला ना बेटा। अब उसमें क्या होता है, विपक्ष ऑब्जेक्शन उठा देता है, बताओ यहाँ पे इंसानों की प्लेट में चावल दाल नहीं है और गवर्नमेंट को गाय की चिंता हो रखी है ना बेटा। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या देख के सब किया होगा कि इट वाज एन इशू या इट वाज नॉट एन इशू, वाज अ मेजर इशू इन हरियाणा ना बेटा एंड राजस्थान, क्योंकि सारे स्लोटिंग हाउस में जाती थी यूपी, और वहां पे भी यूपी में पहुंचने के बाद भी क्या होता था, सारे शहरों में वही रात को खूब लड़ाई झगड़े और दंगे होते थे, ठीक है ना बेटा। क्योंकि उन गाड़ियों को पकड़ लेते थे आम जनता, फिर आम जनता सोचती थी सरकार तो कुछ करती नहीं है। आम जनता क्या करती थी, उस ड्राइवर को मार देती थी भीड़ इकट्ठी होके, और गाड़ियों को आग लगा देती थी ना बेटा। बोले ना रहेगा ये ड्राइवर, ना रहेगी ये गाड़ी, तो कोई जुड़ती नहीं। इससे कानून हाथ में ले ली थी कॉमन पब्लिक ना बेटा। इससे इंटरनेशनल मीडिया में जब वो चीज आती है वो दूसरा रूप ले लेती है। बांग्लादेश में हिंदू को पीट के मार दिया, ऐसे इंडिया में भी क्यों न्यूज किया जाएगी, इंडिया में मुस्लिम को भीड़ ने पीट के मार दिया। वजह थोड़ी जाती है क्यों मारा ना बेटा, सिर्फ छोटी सी न्यूज आती है इंटरनेशनल मीडिया में। तो इससे इंडिया की छवि भी क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। तो ये नेशनल इशू भी बन गया है ना बेटा। इसलिए इस टाइप की चीजें बनती है। तो कोई भी लॉ बनता है तो उसके पीछे क्या होती है, हिस्ट्री होती है उसके पीछे ना, उसका लंबा चौड़ा इतिहास होता है, तब जाके लॉ बन पाता है उसके ऊपर। इतना आसान नहीं होता लॉ बनाना ना, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा सोचना पड़ता है ना बेटा। चलो, द हिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज, जिससे वो इनेक्टमेंट आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प हमें जरूर लेनी चाहिए अगर हम किसी लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। और तभी हमें इस लॉ का सब्जेक्ट मैटर समझ में आएगा, तभी हमें इस लॉ का स्कोप समझ में आएगा, और तभी हमें उसका ऑब्जेक्ट समझ में आएगा ना बेटा। ये कोर लाइन है। तो अगर हमें अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है यार, टॉपिक क्या है इस पूरे लॉ का, और स्कोप क्या है, किस हद तक ये लॉ लगेगा, और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव या मकसद है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री इन जनरल देखनी है। हिस्ट्री इन जनरल का मतलब उस देश का इतिहास, जिस देश के ऊपर ये लॉ बनता है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, हमारे देश के राजा महाराजाओं का नेचर आज तक कैसा रहा, और उसके बाद जब संसद आई तो उसका नेचर कैसा रहा ना बेटा। एंशिएंट स्टैच्यू, कंटेम्परेरी वर्क, कंटेम्परेरी वर्क का मतलब होता है पुराना वर्क, एंशिएंट स्टैच्यू का मतलब भी पुराने लोग, और अथेंटिक वर्क, अथेंटिक वर्क का मतलब अनरिटन है रिटर्न, रिटर्न। फर्स्ट कुछ पेजेस जो है ना चैप्टर उसमें लिखा हुआ है रिटर्न वर्क इज द बेटर है ना बेटा, ऑडिट की तरह। राइटिंग्स ऑल आर रेलिवेंट इन इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एक्ट, इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि जो हमारा लॉ बना वो किस वजह से बना, जो हमारा लॉ बना वो किस वजह से। अब मैं एक प्राइमरी रूल को यहाँ पे लेके बैठा हूँ, हालांकि मेरा मकसद नहीं है कि आज मैं प्राइमरी रूल को डील करूं, फिर भी जानबूझ के मैंने हेडर रूल को यहाँ पे लिखा है, जबकि ये सेकेंडरी रूल नहीं है, ना ही एक्सटर्नल एड है। क्यों लिया है मैंने, क्योंकि हेडर रूल से आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हेडर रूल के अंदर 4 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढती है कोर्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ अर्लियर लॉ, पुराना लॉ क्या था जिसके होने के बावजूद शहर शहर दंगे भड़क रहे थे ना बेटा। ऐसा पुराना लॉ क्या था, ऐसा थोड़ी भी कहो कि स्लॉटरिंग पे पहले लॉ नहीं था, बीजेपी के आने से पहले लॉ तो था ना बेटा। जब कांग्रेस थी तभी भी कहो कि स्लॉटरिंग पे लॉ था, लेकिन अब उस लॉ में कुछ प्रॉब्लम होगी ना अर्लियर लॉ में, जिसकी वजह से क्या लाना पड़ा, नया लॉ। व्हाट वाज द डिफेक्ट, डिफेक्ट ये था पुराने लॉ में अगर कोई पकड़ा गया तो उसको फाइन लगना था, कोई जेल की सजा नहीं होनी थी, डन है।
और फाइन भी क्या था बेटा, वो जैसे पार्टनरशिप एक्ट टाइप का था। डन है बेटा। तो जब बीजेपी आई तो उसने क्या किया, काऊ की स्लोटरिंग को या काऊ के ऐसे रोड से आप उसके मालिक होने पकड़ने को क्या बना दिया, अपराध। आप अगर उसके मालिक नहीं हो तो आप गाय को पकड़ नहीं सकते। हुआ नहीं, नगर निगम पकड़ सकता है और किसी को कोई हक नहीं है। डन है बेटा। आवारा पशु कहने पे बैन लगा दिया। डन है बेटा। बोले कोई आवारा पशु बोलेगा हम बताएंगे उसको। डन है बेटा। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे लॉ बना दिए जिससे कि राह चलता व्यक्ति उस गाय को पकड़ सकता ही। डन है बेटा। और साथ में पेनल्टी क्या कर दी, 100 टाइम्स बढ़ा दी। डन है बेटा। और इम्प्रिजनमेंट डाल दी, और वो भी सिंपल की बजाय रिगरस, यानी कि कॉमन पब्लिक सजा दे रही थी, वो सजा कौन दे देगी, गवर्नमेंट दे देगी। तभी तो शांति स्थापित होगी ना, अदरवाइज तो दो कम्युनिटीज में क्लैश खत्म हो गए और बढ़ जाएगी। डन है बेटा। क्योंकि एक के यहाँ गाय माता है, दूसरे के यहाँ बीफ है, सीधी सी बात। क्लियर। तो हेडन्स रूल में क्या देखना है बेटा, व्हाट वाज द कॉमन लॉ। डन है बेटा। व्हाट वाज द डिफेक्ट ऑफ मिसचीफ। अब कॉमन लॉ के लिए आप हिस्ट्री में भी पहुंच जाए। अब अकबर के टाइम एक धर्म हमारे यहाँ बड़ा तेजी से पनपा था, सिख धर्म। डन है बेटा। और सिख धर्म के गुरुओं की और मुगल जो ये राजा होते थे, यानी कि शासक होते थे, एम्परर्स होते थे, इनका बड़ा आपस में क्लैश था। डन है बेटा। अब वैसे तो सिख जो है वो एक अलग ब्रांच है, डन है बेटा, रिलीजन की, लेकिन वो हिंदुइज्म से काफी इंस्पायर्ड है। डन है बेटा। तो अब उसमें क्या है कि वो अपने आप को एक अलग रिलीजन मानते और है भी। डन है बेटा। लेकिन अब उसमें इंस्पायर्ड इस तरीके से है कि वहां के गुरुओं ने गाय की रक्षा के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया, जो कि हिंदुइज्म में मेन चीज है। डन है बेटा। जो काऊ है वो किसके अंदर मेन चीज है, हिंदुइज्म में। डन है बेटा। अब वहां पे सिख के धर्म गुरुओं ने गाय के लिए पता नहीं क्या क्या किया है, अगर आप सिख इतिहास पढ़े तो उन्होंने अपनी कुर्बानियां तक दे दी। डन है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि इतिहास में भी गाय के ऊपर बड़ा विवाद रहा है। डन है बेटा। और ये एक नॉर्मल मुद्दा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। इससे अपने को ये आइडिया लगे नॉर्मल मुद्दा नहीं है जो हम यंग जनरेशन समझ रही है। इसका मतलब ये बहुत डीपली एम्बेडेड मुद्दा है और ये बहुत सेंसिटिव है। इसको गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, लाइट या टाइट, टाइट लेना पड़ेगा, वरना कंट्री का माहौल लंबे समय तक खराब रहेगा। डन है बेटा। क्योंकि लोगों को इन चीजों को भूलने में भी टाइम लगता है। डन है बेटा। गवर्नमेंट ने नया लॉ बना दिया, उसके बाद भी वो बातें दिमाग में रहती है अगर कोई व्यक्ति उस टॉपिक से कनेक्टेड होता है तो। डन है बेटा। तो इसलिए अपने को देखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, अकबर ने क्या किया, थोड़ा सा लीनियंट रुख अपनाया। तो इसलिए अकबर को हिस्ट्री में आप क्या लिखते हैं कि बाकी मुगल एम्परर्स के मुकाबले अच्छा। उसने क्या किया, गाय के वध के डे फिक्स कर दिए अपने राजा बनने के बाद, और उसने कहा कि हर रोज गाय नहीं कटेगी, उसने डे फिक्स कर दी। इससे जो कॉमन पब्लिक थी इंडिया की, उसको कुछ राहत मिली कि चलो मंगलवार के दिन गाय नहीं कटेगी। डन है बेटा। लेकिन अभी भी सिख धर्म गुरुओं को ये पसंद नहीं है। डन है बेटा। तो उससे लड़ाई खत्म नहीं हुई। सिख धर्म गुरु कौन सी टॉलरेंस पर थे, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पर थे। बोले कि एक दिन भी नहीं कटनी चाहिए। ऐसे कैसे, ये क्या वर्ड है, इस पे नहीं कटेगी, इस दिन कटेगी। डन है बेटा। तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर का वो जो मेन टेम्पल है ना, उसके अंदर गायों का खून अकबर ने क्या किया, डलवा दिया। डन है बेटा। और सिख धर्म गुरुओं के सामने। डन है बेटा। तो ये सब इसका मतलब क्या दिखाता है, छोटा मैटर बहुत बड़ा मैटर है और आज भी रेलिवेंट है। इसलिए गवर्नमेंट इस मैटर पे क्या रहती है, बहुत सेंसिटिव रहती है। डन है बेटा। इसलिए इन्होंने क्या किया, जिन जिन राज्यों में प्रॉब्लम है सब में लॉ बना दिए और सब में स्लॉटरिंग को क्या बना दिया, बैन कर दिया। अब दिक्कत इससे क्या आएगी, हर तरफ पशु पशु हो जाएंगे। तो एक सोल्यूशन तो क्या निकाल दिया, गौशाला। बट गौशाला भी इनसफिशिएंट पड़ जाएगी, सीधी सी बात है, वो तो टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो उन्होंने क्या किया, काऊ का जो स्लॉटरिंग है ना, वो तो उन्होंने इलीगल कर दिया, बट जो ऑक्स और बुल्स है उनका लीगलाइज कर दिया। इसके बाद हिंसा नहीं बढ़ी और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गवर्नमेंट ने, सरकार ने लाइसेंस्ड स्लॉटरिंग हाउस खोल दी कि कहां पे स्लॉटरिंग होएगी, सरकार के कारखानों में होएगी, सरकार से जो लाइसेंस लेगा वहीं पर होएगी। उससे फिर उस मुस्लिम कम्युनिटी ने काट दिया, ये हो गया वो हो गया। उससे दो कम्युनिटीज के बीच का जो क्लैश था वो काफी हद तक कम है बेटा। तो समस्या बड़ी है क्योंकि इंडिया एक एग्री बेस्ड कंट्री है, तो वहां पे एनिमल्स भी बहुत ज्यादा है। डन है बेटा। तो वहां पे इस चीज को फिर सोच समझ के गवर्नमेंट ने डील किया। मैं आपको सारा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। डन है बेटा। उसके बाद आ जाता है आपका कस्टम्स। कस्टम का मतलब यूसेज। चलो बेटा,
प्रीवियस लो आप यूज कर सकते हैं ना, स्पेशली अगर वो ऑल्टरेशन वाला हो या कंसोलिडेटिंग हो। प्रीवियस लो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर वो कंसोलिडेटिंग हो, हेल्पफुल है अगर वो ऑल्टरिंग हो। यानी कि अगर नया एक्ट और प्रीवियस एक्ट बिल्कुल सेम ही है तो कंसोलिडेटिंग कहलाते हैं, और फिर तो बड़े आराम से यूज किए। और अगर नया लो पुराने लो को ऑल्टर कर रहा है तो भी आप नया लो और पुराने लो दोनों को यूज कर सकते हैं दूसरे की इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि दोनों का मटेरियल फिर भी सेम है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा फिर हाईली यूजफुल है या हाईली हेल्पफुल है, बट हेल्पफुल तो अभी भी है ना बेटा। चलो यूसेज पर आते हैं। यूसेज इज समटाइम्स टेकन इनटू कंसीडरेशन, खास तौर पे कौन से एक्ट के लिए यूज होती है ये, जो आपके कल्चर से रिलेटेड है। जैसे मैंने गाय का मुद्दा उठाया है, किससे रिलेटेड है, ये कल्चर और धर्म से रिलेटेड हो गया ना बेटा। तो जो यूसेज है ये आपको ऐसे एक्ट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है जो कि पुराने लॉज पे बेस्ड है, पुरानी सोच पे बेस्ड है, या फिर हमारे हिस्ट्री या हमारे कल्चर पर बेस्ड है, हमारे धर्म पर बेस्ड है। The act done under a statue provide quite often the key to statue itself। इसका मतलब ये होता है कि कई बार ना कोई काम सदियों से चला रहा है और वो कॉमन पब्लिक इतना ज्यादा यूज्ड टू हो रखी है, क्या हो रखी है, तो आप उस थिंकिंग को एकदम से चेंज कर सकते हैं बेटा। अब मान लो कि कोई सदियों से बीफ खा रहा है तो आपका उसकी थिंकिंग चेंज, उसके लिए तो वो नॉर्मल है, हमारे लिए वो अजीब है, उनके लिए तो वो नॉर्मल है बेटा। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अब मान लो इंडिया ओलंपिक का होस्टिंग करता है और वहां पे इंटरनेशनल प्लेयर आ गए, उन्होंने कहा हमारी तो डाइट में बीफ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंस के खड़ी होगी ना बेटा, क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना देगा इस चीज को ना बेटा। तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करेगी बेटा, इस चीज को अलाउ भी करेगी बट बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं होने देगी ना बेटा, क्योंकि कॉमन पब्लिक को वो हार्ट करना नहीं चाहिए ना बेटा। क्लियर। तो यूसेज आर इंपॉर्टेंट। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। जब आपने लिख ही दिया बेस्ट स्टूडेंट टाइप से बेस्ट इंटरप्रेटर, तो इसका मतलब कस्टम छोटी चीज है बहुत बड़ी चीज है, बट है उसी के लिए जो किससे रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, है ना बेटा, हमारे पास से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे धर्म से रिलेटेड हो और जो आज भी यूज हो रही है ना बेटा। क्लियर। अब इन्होंने कहा है कि कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन है जो सदियों से अडॉप्ट होती रही और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, तो कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करना पसंद नहीं करेगी। तो एक इंटरप्रिटेशन जो सदियों से चल रही है, जैसे कि कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन में लिखा हुआ है कि कोई इंटरप्रिटेशन 160 साल से चल रही थी और किसी को कोई प्रॉब्लम, तो कोर्ट एक व्यक्ति के कहने पर उस इंटरप्रिटेशन को चेंज क्यों करेगी, नहीं करेगी ना बेटा, जब तक उसका कोई कॉग्नेट रीजन ना हो। कॉग्नेट रीजन का मतलब क्या है, जब तक उसका कोई और बहुत बड़ा और बहुत ही सेंसफुल रीजन ना हो। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अनलेस दे सी कॉग्नेट रीजन फॉर डूइंग सो, है ना बेटा। इस पूरे सेंटेंस को आप अंडरलाइन करेंगे। इट हैज बीन एम्फेसाइज्ड दैट व्हेन अ लेजिस्लेटिव मेजर ऑफ डाउटफुल मीनिंग, जब एक कोई लॉ था और उसके कई मीनिंग निकल सकते थे, लेकिन सेवरल ईयर से उसका एक ही मीनिंग सबने लिया। उस लाइन के कितने मतलब निकल सकते थे, 50 मीनिंग निकल सकते थे, लेकिन हमने उसका सदियों से एक ही मीनिंग लिया। तो अब उसके ऊपर आम जनता इतना विश्वास कर चुकी है उस सेंटेंस के उस पर्टिकुलर मीनिंग पर कि बाकी मीनिंग अब क्या हो चुके हैं, इररिलेवेंट, यूजलेस। कोर्ट शुड बी वेरी अनविलिंग, कोर्ट की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करे, है ना बेटा। क्लियर। अभी जैसे कैलकाटा के अंदर दुर्गा पूजा एक बड़ा फेस्टिवल है ना बेटा, तो वहां पे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उससे क्या होता है, जब दुर्गा मैया की वो जो मूर्तियां होती है विसर्जन के लिए जाती है, तो पूरा शहर जान की भेंट चढ़ जाता है ना बेटा। पूरा शहर बेटा बिल्कुल लॉक हो जाता है ना बेटा, और आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, है ना बेटा। सेम जगन्नाथपुरी में भी होता है, जब रथ यात्रा होती है, भगदड़ भी मचती है, आप देखते हैं न्यूज में, लोग भी मरते हैं, लेकिन अभी आस्था का विषय है तो कोर्ट इसे रोक। अब एक बार वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 बार ऐसा किया कि इस विसर्जन यात्रा पे बैन लगा दिया और कैलकाटा में मना कर दिया कि कोई भी विसर्जन नहीं करेगा। डन है। सेम डे हाई कोर्ट ने इस मैटर को अडॉप्ट कर दिया, सेम डे हाई कोर्ट ने, डन है बेटा। और सेम डे क्या कहा, वेस्ट बंगाल की सरकार अपनी हदों में रहे, डन है बेटा। तो वहां पे कोर्ट ने सेम डे इंटरफेयर क्यों किया, बाकी काम छोड़ गए, सेंसिटिव मैटर है ना, दंगे भड़केंगे,
और फिर कम्युनिटी क्लैश शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। उससे बेटर क्या है, टाइमली एक्ट करिए, है ना बेटा। अब ये कैसी चीज होगी बेटा, ये वैसे हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखी हुई। अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना हमारा हिंदू धर्म में, किसी भी ग्रंथ में किसी भी विसर्जन यात्रा का जिक्र नहीं है। ये एड ऑन होती गई बाद में, जैसे रामलीला बाद में एड ऑन होती गई, है ना बेटा। ऐसी गणेश जी की ये जो पूजा हम करते हैं गणेश चतुर्थी वाली, इसमें भी ये जो विसर्जन है ये बहुत लेट एक हमारे एक्टिविस्ट थे गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ही स्टार्ट की, है ना बेटा। और उसके बाद अब 100 सालों में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, है ना। बट अब 100 साल हो चुके ना, उस चीज को अब रोकना मुश्किल है ना बेटा। अब इस चीज को रोकना नियर इम्पॉसिबल है, चाहे उसे नदियां प्रदूषित हो और चाहे ओशियन प्रदूषित हो, लेकिन कोर्ट उसे रोक नहीं सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना बेटा। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ ऑन कल्चरल इश्यूज, ऑन द रिलीजन बेस्ड इश्यूज, है ना बेटा। चलो कस्टम हो गया मेरा। तो कस्टम और यूसेज हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली, यस, और एक्सेप्शनली इसको रोक भी सकते हैं। और कोर्ट बड़ी अनविलिंग होती है उस इंटरप्रिटेशन को चेंज करने में जो कि यूज होती रही है, जो कि यूसेज बन चुकी है और जिसको सदियों से हम यूज करते आए हैं। तो वो क्या बन चुकी है, रिवाज बन चुकी है। और रिवाज को चेंज करना कोर्ट के बस की बात है ना बेटा। क्लियर। चलिए उसके बाद अर्लियर एक्ट, लेटर एक्ट एंड एनालोगस एक्ट, है ना बेटा। तो इसकी पहली जो लाइन है, जनरल प्रिंसिपल इज दैट देयर आर डिफरेंट स्टैट्यूट इन पैरी मटेरिया। अलग अलग एक्ट है बट मटेरिया क्या है, सेम। जैसे सेबी एक्ट अलग है, कंपनी एक्ट अलग है, बट दोनों का मटेरियल तो सेम है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना बेटा। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का मकसद सेम है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना बेटा। बैलेंस बिटवीन व्यापारी वर्ग एंड द कॉमन पब्लिक, है ना बेटा। अब ये अलग अलग टाइम पे बने हैं तो भी यूज कर सकते हैं। चाहे एक्सपायर हो चुका है एक एक्ट, यानी कि एक एक्ट क्या हो चुका है, रिपील, तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। और इन दोनों ने एक दूसरे को रेफर नहीं किया तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बस चीज क्या होनी चाहिए, सेम मटेरियल, पैरी मटेरियल, है ना बेटा। उसके बाद बेटा अगर दो एक्ट हैं और दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, दो एक्ट और दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, ऐसा उनमें लिखा हुआ है। ये लिखा तो नहीं हुआ बट इंप्लाइड हो रहा है। तो उन दोनों एक्ट कैसा पढ़ना है, जैसे वो दो एक्ट हो ही ना, वन कंपोजिट एक्ट। मिल गया ये सेकंड लाइन, एज इफ कंटेन्ड इन वन कंपोजिट एक्ट, है ना बेटा। अब इसके अंदर आपको ध्यान देना है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, क्या हम अर्लियर एक्ट से लेटर एक्ट पे जा सकते हैं, मतलब अर्लियर एक्ट का यूज करके लेटर एक्ट को समझ सकते हैं। क्या हम लेटर एक्ट से अर्लियर एक्ट को समझ सकते हैं। अभी कह रहा है कि नया एक्ट बन गया, उसमें प्रॉब्लम तो आएगी, नया है, तो पुराने एक्ट को यूज करने में कोई बुराई नहीं है। ऑन ऑल टॉपिक्स है, पैरी मटेरियल टॉपिक्स, पैरी मटेरियल टॉपिक्स। मान लो नए एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन आ गया लाइक ओपीसी जो पुराने एक्ट में था ही, तो कैसे यूज करेंगे। लेकिन मान लो प्राइवेट कंपनी हुआ तो वहां पे भी था, यहां पर भी था, सेम डेफिनेशन वहां थी, सेम डेफिनेशन, सिर्फ सेक्शन का नंबर बदला है। तो आप प्राइवेट कंपनी के जो पुराने वाले केस लॉ हैं या पुराना जो इंटरप्रिटेशन है, क्या वो यूज बड़े आराम से, है ना बेटा। ऐसे ही बेटा पुराने कंपनी एक्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन थी जिसको नए कंपनी एक्ट में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और उसको सुलझा रखा है, और उसमें लिख भी रखा है कि पुराने एक्ट के अंदर ये गलती थी, इसको हम ठीक करते हैं। तो क्या कोर्ट पुराने केसेज को सोल्व करने के लिए जो अटके पड़े थे उस नई इंटरप्रिटेशन को यूज कर सकती है? तो स्वागत योग्य है, वेलकम वन, है ना बेटा। इसमें दिक्कत क्या है, इससे तो अटके हुए केस सुलझ गए, है ना बेटा। और सुप्रीम कोर्ट को फालतू का मत्था मारना नहीं पड़ा, है ना बेटा। और लॉ मेकर की इंटेंशन साफ साफ पता चल गई उसे, है ना बेटा। तो वेयर लेटर ऑफ टू एक्ट प्रोवाइड्स दैट अर्लियर एक्ट बी कंस्ट्रूड फ्रॉम द लेटर एक्ट। मान लो दो एक्ट है, अर्लियर एक्ट में समझने के लिए आपको लेटर एक्ट का यूज करना है, साफ साफ लिख दिया तो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। और वैसे नहीं लिखते तो भी यूज, अगर वो कौन सा मटेरियल हो, वैसे ये बोलते हैं ना तुम पैरी मटेरिया, है ना बेटा। जैसे आप क्या करते हैं, हर चौपाई के बाद बोलते हैं जय सिया राम, या फिर ऐसे ही यहाँ पे पैरी मटेरिया की माला रखते हैं ना, मजे आ जाएंगे तुम्हें, है ना बेटा। एक्शन एड टू कंस्ट्रक्शन का टॉपिक जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चले, मैंने सबसे भयंकर टॉपिक लगता है क्योंकि इसकी मॉड्यूल की लैंग्वेज बड़ी टाइट है। चले बेटा, अब देखो बेटा, उसके बाद क्या है, एक एक्ट है एक्ट ए और दूसरा एक्ट है एक्ट बी, और एक्ट ए का यूज करना है एक्ट बी में, और एक ही सेक्शन यूज करना है एक्ट ए का।
तो हम एक्ट ए का एक सेक्शन एक्ट बी में यूज करना चाहते हैं। कितना सेक्शन? तो हमें एक्ट ए का वो एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा या पूरा एक्ट ए पढ़ना पड़ेगा? एक सेक्शन रेफर किया हमने। जैसे मान लो मैंने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का एक ही सेक्शन यूज किया है कंपनी एक्ट में, तो एक वही पढ़ना पड़ेगा हमें या पूरा सिक्योरिटी एक्ट पूरा पढ़ना? डन। अब जब मैं सीएस पढ़ाता था मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे। डन है बेटा? तो मेरे लिए कंपनी एक्ट पढ़ाना काफी इजी हो जाता है क्योंकि मेरे को वो सारे अलाइड लॉज भी अच्छे से आते हैं। डन है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी और बढ़ेगी। डन है बेटा? चलो अब देखो बेटा, अर्लियर एक्ट में ये कह रखा था कि चेयरमैन क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। पेज नंबर है ये 35 और बॉटम मोस्ट पैराग्राफ है। अर्लियर एक्ट में क्या लिखा था? चेयरमैन क्या होना चाहिए। और लेटर एक्ट जो है ना, उसमें चेयरमैन की क्वालिफिकेशन उन्होंने लिखी। तो बताइए, चेयरमैन कोई भी पर्सन हो सकता है, बट यार नए एक्ट में तो चेयरमैन की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं लिख रखी है, तो कंफ्यूजन होगी ना। ऐसे कैसे चेयरमैन अपॉइंट होना है? क्या अपॉइंट होना है? तो कोर्ट कहेगी यार ऐसे हर कोई थोड़ी अपॉइंट हो सकता है। ना बेटा, अब नए एक्ट को पढ़ के तो ये लग रहा है कोई भी अपॉइंट हो सकता है। क्या लग रहा है? या उसमें लिख भी दिया एक्सप्रेसली कि एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। तो भी कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो अर्लियर एक्ट में जा सकती है और वहां देख सकते हैं चेयरमैन की क्वालिफिकेशन, और वहां पर वो उस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। जब तक गवर्नमेंट साफ साफ ना लिखे कि यहाँ पर अर्लियर एक्ट यूज नहीं करना, तब तक कोर्ट को पूरी पावर है कि वो अर्लियर एक्ट को यूज कर सकती है। डन। अब बताओ, अर्लियर एक्ट को यूज करना है, लिखा हुआ है नए लॉ में, तो यूज कर सकते हैं। यस सर। अर्लियर एक्ट को यूज करना है या नहीं करना कुछ नहीं लिखा। अर्लियर एक्ट को यूज नहीं करना है, ऐसा साफ साफ लिखा है। तो जब तक पार्लियामेंट एक्सप्रेसली ना रोके सुप्रीम कोर्ट को, तब तक सुप्रीम कोर्ट को रुकने की जरूरत नहीं। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट रीजन देखेगी कि तू कौन होती है मैं रोकने वाली, उसका रीजन क्या है। जैसे तुम मुझे किसी चीज से रोक रहे हो तो ऐसे थोड़ी मैं रुक जाऊंगा। डन बेटा? उसमें भी रीजन पूछूंगा, ऐसे कैसे, क्या बात है, क्यों, किस लिए। डन बेटा? ऑडिट तो नेचर है ना मेरा क्वेश्चन करना, स्केप्टिसिज्म। चलो बेटा, अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय लेटर एक्ट, इसके बाजू में फोटो सी बना रखी है क्या? पैरी मटेरियल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही लिख रखा है, घूम फिर गए। चलो बेटा, वेयर द अर्लियर स्टैच्यू कंटेन्ड अ नेगेटिव प्रोविजन। अर्लियर स्टैच्यू में ऐसा था कि ऐसा नहीं करना, लेटर एक्ट ने क्या किया, उस नेगेटिव प्रोविजन को हटा दिया। है ना बेटा? और ये नहीं बताया कि क्यों हटाया, तो वो हटा हुआ मानना नहीं जाएगा, रीजन देने पड़ेंगे आपको कि आपने उसको क्यों हटाया। जैसे चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्यों हटाई, उसका रीजन देना पड़ेगा। बिना रीजन के वो क्या लगेगा, बकवास, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी लगेगा तो कोर्ट को क्या मिल जाएगी, पावर। लिटरल की या लिबरल की? लिबरल की। एब्सर्डिटी होते ही कोर्ट कहेगी ये क्या लिख रखा है, हट, मैं बताऊंगी सही क्या है। और जब कोर्ट बताएगी सही क्या है और वो इस किताब को नहीं मान रही, तो उसे क्या बोलेंगे, लिटरल या लिबरल? लिबरल। गोल्डन रूल, रीजनेबल। चलो बेटा, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। रिपील्ड एक्ट को हम यूज कर सकते हैं अगर वो कौन सा मटेरियल हो, भाई पेरी मटेरियल की जय हो। डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है भाई पहले अगर एक्ट में डिफाइन कर रखा है उस वर्ड को तो वही ले। अगर मान लो कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन एक्ट में दे रखी है तो कहां से लेनी है, एक्ट से लेनी है ना बेटा। चलो, टेक्निकल डिक्शनरी आप यूज करेंगे कौन से मुद्दों पर, टेक्निकल मुद्दों पर। ऐसा तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में भी आएगा, है ना बेटा। और जुडिशियल डिसीजन से भी कई बार किसी वर्ड को डिफाइन कर देते हैं। जैसे नए कंपनी एक्ट में वर्ड प्रमोटर डिफाइन है, पुराने कंपनी एक्ट में वर्ड प्रमोटर डिफाइन नहीं था, बट कोर्ट ने डिफाइन कर रखा था अपने जजमेंट से, अपने डिसीजन से, है ना बेटा। तो हम क्या करते थे, प्रमोटर का जनरल मीनिंग लेते थे, हु टेक द आइडिया एक्सेट्रा, या फिर वो डेफिनेशन जो कोर्ट ने दे रखी। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन की फर्स्ट रैंकिंग, फिर टेक्निकल डिक्शनरी, फिर डेफिनेशन बाय जुडिशियल डिसीजन, है ना बेटा। और फिर अपन जनरल डिक्शनरी देखेंगे। जनरल डिक्शनरी का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, है ना बेटा। अब उसमें एक वर्ड के 50 मीनिंग भी होते हैं, बोले ये भी हो सकता है, 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 कौन सा लेना है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि केस टू केस, सीधा केस। चलो अब देखो बेटा, फॉरेन डिसीजन और इंडियन डिसीजन में से आपने को पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, इंडियन डिसीजन को।
अगर इंडियन कोऑर्डिनेट दे रखा है तो वो इंडियन सिचुएशन के हिसाब से दे रखा होगा, भारतीय जनता के हिसाब से दे रखा होगा, तो वो डिसीजन ज्यादा यूजफुल है। इंग्लैंड की जनता के हिसाब से जो डिसीजन दिया हुआ था वो हम तभी यूज करेंगे जब उस मैटर पर पेरीमेटेरिया पर इंडियन डिसीजन अवेलेबल ना हो। और वो भी अपनी पहली चॉइस क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन या इंग्लैंड का, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है किससे सबसे ज्यादा मैच होता है, इंग्लैंड से, है ना बेटा, फिर यूएसए से मैच होता है ना बेटा, और ऑस्ट्रेलिया से उसके बाद, और चाइना से तो बिल्कुल ही मैच नहीं होता हमारा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है ना बेटा, क्लियर। तो चाइनीज केस लॉ यूज करते हैं हम, चलो। उसके बाद आते हैं बेटा सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें सबसे पहला एक टूर है बेटा हमारा, कहां का टूर है, नॉसी टूर, ठीक है ना बेटा, आसोसिस, है ना बेटा। अब एक रूल है हमारा कि अगर बहुत सारे स्पेशल वर्ड यूज होते हैं ना और उसके बाद कोई जनरल वर्ड यूज होता है तो आप उस जनरल वर्ड को जनरल नहीं लेते, स्पेशल मीनिंग ही देते हैं, जो प्रायर वर्ड से मैचिंग प्रायर वर्ड से पेरीमेटेरिया, है ना बेटा। चलो अब देखो जरा कि ये जो आपका कोई वर्ड है और वो जनरल वर्ड है, स्वीपिंग जनरल वर्ड है, स्वीपिंग जनरल वर्ड का मतलब बहुत वाइडेस्ट नेचर का है, तो उसको हमें रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देना है। कैसा मीनिंग देना है, नैरो मीनिंग, रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग, है ना बेटा। और उसमें आप हेल्प किसकी ले रहे हैं, प्रायर वर्ड्स, इसको बोलते हैं जस्ट डम जनरलिस, क्या बोलते हैं। और अगर आप प्रायर वर्ड के साथ साथ आगे पीछे वाले सारे शब्दों की हेल्प ले सकते हैं तो उसे बोलते हैं नोसिटुरा सोसिस। टेक द हेल्प ऑफ प्रायर वर्ड इज जस्ट डम जनरलिस and take the help of associate word whether given prior or later, it is called nocitura sosis। तो इसने just डम जनरलिस की कमी को दूर किया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सेकेंडरी। ये कोई नया आविष्कार नहीं है, जस्ट डम जनरलिस ने पहले कर दिया था, बस उसने प्रायर वर्ड बोल के छोड़ दिया था, है ना। तो हमने एक्सप्रेसली लिख दिया कि प्रायर वर्ड के अलावा हम लेटर वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। मान लो पैराग्राफ में एक वर्ड पे आप अटक गए और आपको उसमें एक वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि एक बच्चे ने अभी मेरे से पूछा था कॉग्नेट का मतलब क्या है, डन है बेटा। तो मैंने कहा डिपेंड करेगा था ये सेंटेंस कहां दिया हुआ है और सेंटेंस जिस टॉपिक में दिया हुआ है उसके अंदर कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है, उसके हिसाब से पूछेगा। किसी ने मेरे से आज सुबह पूछा कि सर सेक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई जैसे अपन छोटे थे तो क्लास में थ्योरी में टॉपिक्स होते थे, बस उन टॉपिक्स को अब नंबर दे दिया, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, है ना, टॉपिक नंबर 80, टॉपिक नंबर 82, टॉपिक नंबर 83, है ना बेटा। और उसके अंदर सब टॉपिक्स को सब सेक्शन बोल दिया, सब टॉपिक को क्लॉज बोल दिया और सब को सब क्लॉज बोल दिया। और उससे मन नहीं भरा तो रूल्स ले आए, है ना बेटा, एडिशनल टॉपिक्स ले आए जो इरिलेटेड है या रिलेटेड है, रिलेटेड है ना बेटा, अनरिलेटेड ना होकर रिलेटेड है ना बेटा। तो नोसिटुरा सोसिस तो बहुत ही आसान है। अब इसके अंदर ये जो दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं बेटा, एक में सैवियो होटल का है जिसमें कमिश्नर हारता है, कौन हारता है, कौन से टैक्स का, परचेज टैक्स का। परचेज टैक्स क्या है, पुराने टाइम में जीएसटी जब नहीं होता था तो वैट होता था, वैट जब नहीं होता था तो परचेज टैक्स हुआ करता था, तब परचेज पे अलग लगता था और सेल्स पे अलग, फिर बाद में सब जीएसटी में मर्ज हो गए, समझ गए बेटा। तो अब देखो बेटा ये हम आ गए पेज नंबर 2.23 पर। नोसिटुरा सोसिस मींस व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ऑफ एनालोगस मीनिंग, आ गया ना एनालोगस यानी कि पेरीमेटेरियल, और वो इकट्ठा दे रखा है तो फिर उनको पढ़ना भी इकट्ठा ही है, कॉग्नेट सेंस में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अभी कॉग्नेट रीजन का मतलब तो ये लिया था कि स्ट्रॉन्ग रीजन हो, अब कॉग्नेट सेंस का मतलब क्या है, सेम सेंस। कौन से सेंस, सेम सेंस, यानी कि ये वर्ड्स कलर लेंगे किससे, एक दूसरे, दे विल टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। और हम मोर जनरल वर्ड को क्या बना देंगे, लेस जनरल, यानी कि मोर जनरल वर्ड को वाइडेस्ट मीनिंग देंगे, रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन। नोसिटुरा सोसिस का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है और फ्रेश ऑरेंज जूस वाला एग्जाम में आ चुका है बेटा बहुत बार। अब देखो बेटा, फ्रेश ऑरेंज जूस इज नॉट अ फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस क्यों नहीं है, ऑरेंज जब फ्रूट है तो उसका जूस भी तो फ्रूट जूस हुआ, बट उसके लिए हमें परचेज टैक्स एक्ट की एक लाइन पढ़नी पड़ेगी कि लगता किस पर है, ये लगता है मैन्युफैक्चर्ड बीवरेज पर, किस पे, मैन्युफैक्चर्ड बीवरेज इंक्लूडिंग फ्रूट जूस। अब लिख दिया इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, तो फिर फ्रूट जूस पे लगना चाहिए, लेकिन आगे कुछ और भी तो लिख रखा है ना, बॉटल्ड वाटर एंड द सिरप।
अभी सेंटेंस में फ्रूट जूस यूज हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ फ्रूट जूस यूज हुआ है या आगे पीछे और शब्द भी यूज हुए हैं? मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज हुआ है, बॉटल्ड यूज हुआ है, सिरप यूज हुआ है। ये सब इशारा करते हैं कि ये बोतल बंद उत्पादों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पैक्ड उत्पादों की बात हो रही है, अनपैक्ड की बात नहीं हो रही। और जो रेडियो पे फ्रेश जूस बिकता है वो पैक्ड होता है, अनपैक्ड होता है? अनपैक्ड होता है। नॉर्मली मैंने बेटा वो अनपैक्ड होता है, और वो अगर उसकी छोटी मोटी पैकिंग कर भी दे तो उसे पैकिंग नहीं बोल सकते आप। मैंने बेटा उसने थोड़ा सा एल्यूमिनियम का पेपर लगा दिया, मैंने बेटा तो उसको आप पैकिंग नहीं बोल सकते। डन? उस जूस को फिर ऐसे लेके जाना पड़ता है स्कूटी से, गिरना चाहिए। क्लियर है बेटा? क्लियर? तो इट वाज हेल्ड दैट कि डिस्क्रिप्शन फ्रूट जूस जो यहाँ पे था उसको फ्रूट जूस फ्रूट जूस फ्रूट जूस ऐसे करना है या आगे पीछे वाले वर्ड से मीनिंग देना है? तो फ्रूट जूस को यहाँ पे नैरो मीनिंग देना है। कैसा मीनिंग? ओके, रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग, और कॉन्टेक्स्ट से उठाएंगे, प्रीसीडिंग वर्ड्स की हेल्प लेंगे। तो इसलिए ऑरेंज जूस जो कि अनस्वीटेंड होता है, जबकि जो मैन्युफैक्चर्ड बीवरेज होते हैं कोक पेप्सी ये अनस्वीटेंड होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, स्वीटेंड होते हैं, कार्बोनेटेड होते हैं, ना बेटा, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडेड फ्लेवर्स होते हैं, जबकि इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो ये बॉटल वाटर से कैसे मैच होएगा? ये सिरप से कैसे मैच होएगा? ये मैच ही नहीं हो रहा उस सेंटेंस में। तो यहाँ पे फ्रूट जूस को उसका वाइडेस्ट मीनिंग देना है, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग देना है। इसलिए हमने रेडियो पे या किसी भी होटल के अंदर भी अगर फ्रूट जूस निकल रहा है वो फ्रेशली प्रेस्ड है, कैसा प्रेस्ड है, तो उसको हमने फ्रूट जूस मानने से मना कर दिया। और परचेज टैक्स लग पाया नहीं लग पाया, और कमिश्नर हार गया और सैवियो होटल जीत गया। ना बेटा, अब देखो बेटा, आपको पता है जीएसटी में क्या होता है और काफी और भी टैक्सेज में क्या होता है? एसी वाले होटल के अलग रेट है, बिना एसी वाले होटल के नहीं बेटा। अब एक ने कूलर चला दिया या ऐसा एसी चला दिया जो कूलर जैसा है, अब होटल वाला क्या कहेगा? कूलर है। और कमिश्नर ऑफ जीएसटी क्या बोलेगा? एसी है। बोले कूलर भी और एसी भी, हम तो कूलर मानेंगे। नहीं बेटा, अब मामला कहां पहुंच गया? अब कोर्ट क्या देखेगी? कूलर है या एसी? लगता तो दोनों है। नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी देखेगी ना उसकी कि इसमें किस चीज का यूज हो रहा है। नहीं बेटा, कि क्या इसके अंदर कूलिंग सिस्टम वही एसी वाला यूज हो रहा है, तो फिर उसको क्या मान लिया जाएगा? एसी। नहीं बेटा, प्राइवेट डिस्पेंसरी ऑफ डॉक्टर इज नॉट अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अब बॉम्बे शॉप एक्ट, बॉम्बे कमर्शियल एक्ट, बॉम्बे एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या कहता है? ये गलियों में खोलने की जरूरत नहीं है दुकानें, इससे ना जाम लगता है और इससे शांतिपूर्वक जो बच्चे घरों पे पढ़ रहे होते हैं उन पे बुरा असर पड़ता है। तो जागरण ना रोकिए हम, है बेटा, लेकिन डॉक्टर की डिस्पेंसरी रोकने पर उतर जाते हैं, है बेटा, सीए का ऑफिस रोकने पर उतर जाते हैं, या कोई 10 बच्चों को लेके कोचिंग पढ़ा रहा हो तो उसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेके रोकने पे उतर जाते हैं, है ना बेटा। तो फिर उसका विरोध हो जाता है फिर, क्योंकि कॉमन पब्लिक खुला विरोध कर देती है। तो वहां पे कोर्ट क्या देखेगी? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, वर्ड्स ऑफ द लॉ या फीलिंग ऑफ द पीपल, द लॉजिक बिहाइंड दैट रिस्ट्रिक्शन। तो कोर्ट ने कहा क्या हो गया डॉक्टर ने अगर अपना एक प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल लिया तो? कितने डॉक्टर बैठे? बोले एक। बोले क्या हो गया फिर? हॉस्पिटल थोड़ी है ये, कोई हॉस्पिटल और ये कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, और इस पे कोई कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा, और ना ही इसने नगर निगम के या फिर एमसीडी के किसी के नियमों का उल्लंघन किया है ना बेटा। तो वहां पर सारे उसके ऊपर टैक्स और चलान थे वो सारे कोर्ट ने माफ कर दिए, हटा दिए, ना बेटा। अब उसके बाद से जितने भी लॉ बनते हैं ना, अब जैसे हुड्डा के सेक्टर्स हैं वहां पे रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड, बट सीए का ऑफिस अलाउड इस जजमेंट की वजह से, ना बेटा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? शोर कर रहा है कोई वहां पे, कोई डिस्को डांस एकेडमी है जो वहां पे शोर होएगा, ना बेटा, और जागरणों से शोर नहीं होता। चलिए बेटा आगे, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्परेनिया एक्सपोजिशियो, ये सेकेंडरी रूल के अंदर आपका लास्ट रूल है, और इसके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे लैटिन वर्ड्स हैं बेटा, वो मैं पढ़े बिना सीधा इंग्लिश पे आता हूँ, ना बेटा। दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट दैट स्टैच्यू डॉक्यूमेंट को आपको इंटरप्रेट करना है कंटेम्परेरी अथॉरिटी के द्वारा दी हुई इंटरप्रिटेशन से। कंटेम्परेरी अथॉरिटी का मतलब जिस टाइम लॉ बना था ना, उस टाइम जो प्रॉपर अथॉरिटी ने इसको इंटरप्रिटेशन दी थी, यानी कि आपको क्या करना है? प्रेसिडेंट फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? स्टेयर डिसीजेज, और आपके जो पुराने जजेस थे उन्होंने इस मैटर पे जो जजमेंट दी थी उसको क्या करना है? फॉलो करना है, ना बेटा। इसको क्या बोलते हैं? कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। अब देखो बेटा, इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टेम्परेनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लॉ।
ना बेटा, यानी कस्टम से खतरनाक और कोई इंटरप्रेटर नहीं है। द मैक्सिम ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सिंपली मींस कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। अगर आपको पूरा याद ना हो तो शुरू के दो वर्ड याद कर लो, ऑप्टिमा लीगम डॉट डॉट डॉट, आगे क्या कहती है बेटा ये कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। देखो पूरा छोड़ के जाओगे इससे बेटर क्या है, ऑप्टिमा लीगम डॉट डॉट डॉट, और फिर आप उस डॉट को एक जगह रोक दो जाके, फिर लिखो इट मींस कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। जैसे आपको केस लॉ का पूरा नाम याद है और आधा याद है तो क्या आप छोड़ के आओगे? वैसे ही बड़ा स्मार्ट गेम खेलो बेटा, वो तो बच्चे याद। कोर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यू ऑफ एनी, है ना बेटा, ये पुराने जमाने का कॉपीराइट एक्ट था बेटा, उसके अंदर कोई खास इंटरप्रिटेशन थी जो आम जनता को बड़ी पसंद आई और 160 सालों तक चलती रही और सरकार का ध्यान उस पर। तो अब सरकार आ गई और कहती है इंटरप्रिटेशन तो मेरे लिए नुकसानदायक है, तो कोर्ट करी। 160 साल तक क्या कर रही थी तुम? सॉरी थी, जा सो जा। कॉक्स वर्सेस ली, उसके अंदर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन बहुत सालों से चल ली तो वो क्या बन गई? यूसेज। क्या बन गई? यूसेज। क्या बन गई? कस्टम। क्या बन गई? कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, है ना बेटा। और ये एक्सपोजिशन का मतलब होता है उस जमाने का, कंटेम्परेरी एक्सपोजिशन का मतलब होता है उस जमाने का। तो ये क्योंकि पुराना लॉ है तो उसके लिए आप पुरानी जजमेंट को यूज कर सकते हैं जब तक कि कॉग्नेट रीजन ना हो, जब तक कोई महानतम रीजन ना हो। बट रिमेंबर ये आपको एंशिएंट स्टैच्यू में यूज करनी है और कंपैरेटिवली मॉडर्न के लिए यूज नहीं करनी। चलिए बेटा, उसके बाद हम पेज नंबर 2.18 पर आते हैं, हेडन्स मिस्चीफ रूल। इसको आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, जस्ट हम 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, हेडन केस 1584 का, 1584 का, है ना बेटा, बाबर के टाइम का, हुमायूं के टाइम का। देखो बेटा, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ दिस एक्ट? आपको देखना होगा कि अर्लियर लॉ क्या था। क्या था? अर्लियर लॉ यानी कि कॉमन लॉ क्या था। कॉमन लॉ क्या होते हैं? जब तक संसद लॉ पास ना कर देना तब तक उस लॉ को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ, है ना बेटा। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउ करता है इतनी शादियां वगैरह, ये कौन सा लॉ हो गया? कॉमन लॉ, क्योंकि इस पे अभी तक भारत में पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया नहीं है, सिर्फ ट्रिपल तलाक को रोका है, शादियों की संख्या पे कोई रोक नहीं लगाई, है ना बेटा। तो आपको ध्यान देना बेटा, आपको कॉमन लॉ देखना होगा कि कॉमन लॉ क्या था, या फिर मुस्लिम धर्म में इतनी शादियां क्यों अलाउ है ना बेटा। तो अपने को उसके रीजंस देखने होंगे। अब कॉमन लॉ में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई मिसचीफ है, तो क्या आएगा? नया लॉ। कॉमन लॉ में कोई प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट उस पर क्या बनाएगी? लॉ। जैसे पार्लियामेंट ने हिंदूज के लिए लॉ बना दिया, है ना बेटा, और उनके ऊपर क्या किया बेटा? कॉमन लॉ की बजाय एक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया? एक्ट पास कर दिया, जिससे कि कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है ना बेटा। और जनरल चीजें नहीं है, स्पेसिफिक है, यही अलाउड है हिंदू लॉ। क्लियर है बेटा। तो उससे क्या है बेटा, हिंदू लॉ क्या है कि काफी डिफाइंड है और काफी रिफाइंड है, और साथ में क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। क्या हो गया? मॉडर्न हो गया, है ना बेटा। और वो पुराना आदिवासी टाइम का लगता नहीं है ना बेटा। उसको देख के बिल्कुल ये नहीं लगता ये इतना पुराना धर्म है, क्योंकि उसके ऊपर क्या पास हो गया? पार्लियामेंट में लॉ। और पार्लियामेंट ने लॉ पास किया तो मॉडर्न चीजों को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया ना उसके अंदर, और उसने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दे दिया, है ना बेटा। जो बड़ी प्रॉब्लम है हिंदू लॉ की, पुरानी प्रॉब्लम, उसको खत्म कर दिया, है ना बेटा। क्लियर। तो व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट? व्हाट वाज द डिफेक्ट जिसको अर्लियर लॉ दूर नहीं कर पाया? फिर हमने नया लॉ बनाकर, पार्लियामेंट ने नया लॉ बनाकर उसको रिजॉल्व या क्योर कैसे किया? और यही जरूरी था क्या? कोई और लॉ क्यों नहीं बनाया सरकार ने इस मैटर के ऊपर, है ना। तो ये 4th पॉइंट है, उसमें क्या देने हैं आपको कि नया एक्ट का रीजन, नए एक्ट का। अब देखो बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का। लास्ट टॉपिक क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो बेटा राहुल गांधी से लेकर और पूरा विपक्ष बेटा दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठ गया और जम के बवाल करा, है ना बेटा। उस एक्ट में है क्या कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं हमारी कौन सी कंट्रीज के, कुछ नेबरिंग कंट्रीज के नाम है, अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, वो इंडिया में सेटल अगर हुए हैं इस तारीख से पहले तो उन्हें इंडिया की क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप। अब इससे एक प्रॉब्लम क्या आएगी? जो एग्जिस्टिंग सिटीजन उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। पहले आबादी हमारी बहुत कम है, जो हम दूसरे देश के लोगों को भी बैठा रहे हैं यहाँ पे, है ना बेटा। वो भी ऑफिशियली बिठा रहे हैं, उनको आधार कार्ड जारी हो जाएंगे, राशन कार्ड जारी हो जाएंगे, सरकारी राशन मिल पाएगा, है ना बेटा।
उसमें दूसरा पेज क्या था, एक तो पेज ये हो गया बेटा एग्जिस्टिंग सिटीजन्स पे ही रिसोर्सेज नहीं है सरकार के पास, तो नए सिटीजन्स को क्यों दे दिए। दूसरा लॉजिक क्या है कि नॉन मुस्लिम वर्ड क्यों बोला, तो गवर्नमेंट कहती है तो क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ पे बसा लूं, फिर उनको जमीन ही क्यों दी थी धन्य बेटा, क्योंकि बंटवारा किस बेस पे हुआ था, रिलीजन के बेस पे हुआ था, सीधी सी बात है धन्य बेटा। तो वहां पे पाकिस्तान के मुस्लिमों को भारत की नागरिकता कैसे दे दूं, तो बवाल कट गया बढ़िया वाला। अब ये मामला लड़ाई झगड़े होके कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये जो लॉ बनाया है ना बीजेपी ने, ये क्या है, वॉइड एब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान की आत्मा पे प्रहार है, महात्मा गांधी की आत्मा पर प्रहार है धन्य बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी दिनों तक लगातार सुनवाई की बिना रुके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फिर डिसीजन दिया, इट इज परफेक्टली वैलिड, इसमें कोई कमी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या देखा होगा, हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने सारा इतिहास उठाया होगा, सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, इस्लाम का भारत में धन्य बेटा, और किसने किस पे अत्याचार किए वो सारा देखा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदूज पे हुए, ठीक है ना बेटा, नरसंहार उस साइड भी बहुत हुए थे, हिंदुओं ने भी बड़े नरसंहार किए थे धन्य बेटा। लेकिन अब जब अलग अलग देश बढ़ चुके हैं तो फिर कोर्ट क्या देखेगी बेटा, कि कहां से हमें फायदा हो सकता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति भारत में 60 सालों से रह रहा है और उसको नागरिकता, आजादी के बाद से ही रह रहा है और उसको नागरिकता नहीं है, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का मामला हो जाता है। किसका मामला हो जाता है, इससे क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से ग्रांट हासिल करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है धन्य, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है यार तुम्हारे यहाँ 60 साल से कोई व्यक्ति रह रहा है, तुम्हें आज तक उसको एक आधार कार्ड नहीं दिया और आप उसको राशन तक नहीं देते, आप कैसी गवर्नमेंट पे पॉइंट मिल गया ना वर्ल्ड बैंक को आपकी ग्रांट स्टॉप करने का धन्य बेटा। या फिर ऐसे ही और इंटरनेशनल ग्रांट मिलने में रुकावट आती है फिर, क्योंकि ऐसे केस को ना इंटरनेशनल मीडिया लेस हाईलाइट करता है, मोर हाईलाइट करता है धन्य बेटा, और हमेशा हर देश के दुश्मन होते हैं, क्लियर। तो वहां पे हिस्ट्री देखी उन्होंने धन्य बेटा, प्रीवियस लॉज देखे बेटा, इसके ऊपर कॉमन लॉज देखे, एनालोगस मटेरियल देखा, दूसरे देशों ने इस मैटर में क्या किया, उनके पास भी ऐसी समस्याएं आई होगी। अब जैसे अमेरिका को वेनेजुएला से प्रॉब्लम है, क्यूबा से प्रॉब्लम है, मैक्सिको से है, उसको भी अपने पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी एक देश जब स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आसपास के पड़ोसी उससे जलेंगे, चिढ़ेंगे, सीधी सी बात, क्लियर। तो इस वजह से ये सब होता है। तो ये सारी जो चीजें इंटर रिलेटेड है। अब बताओ एक्सटर्नल एड में सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है खास तौर पे कल्चरल मैटर्स पे। कौन से मैटर पे, और नेशनलिज्म वाले मैटर्स पे। कौन से मैटर पे, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद वाले मैटर के ऊपर ही बड़ा रेलिवेंट है बेटा। अब देखो बेटा, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकती है, अगर उसे कोई रीजन ना दिखे तो। अब पहलगाम अटैक के बाद नहीं रोकेगी सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज वो कहती क्या काम है, पहला अटैक क्यों करने जा रहे हो। अब हमारी सरकार कहती कि पाकिस्तान वाले हमें छेड़ते हैं, उनकी तो नहीं रोकती सुप्रीम कोर्ट, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो होंगे चैंपियन, हम क्यों बने उनके देखा देख चैंपियन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है भारत सरकार को युद्ध करने से भी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ जुडिशरी, इसको बोलते हैं लीगल सिस्टम। कौन सा सिस्टम, और किसी कंट्री का लीगल सिस्टम स्ट्रांग होएगा तो पॉलिटिशियन क्या नहीं कर पाएंगे, गलत काम, मनमानी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो स्ट्रांग ही होनी चाहिए है ना बेटा। बिना रीजन के लिए किस लिए अटैक कर रहे हो आप किसी कंट्री पर, है ना बेटा, क्लियर। तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को भी रीजन देना पड़ा होगा ना पहले वहां की सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उनका लीगल सिस्टम हमसे वीक है, स्ट्रांग है, उसको रीजन देना पड़ा होगा ना कि हम ऐसे कैसे गिरफ्तार करके ला रहे हैं। तो आज न्यूज़पेपर में यही आया हुआ था ना कि उसका लीगल बेस पहले तैयार कर रखा था उसने, और उसके बड़े सारे रीजन कोर्ट में पहले से ही सबमिट कर रखे थे। डॉक्यूमेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप का अधूरा था, कंप्लीट था, इसलिए वो छूट नहीं पाएगा है ना बेटा। अब तो उसको राष्ट्रपति ही माफी दे सकते हैं है ना बेटा, क्लियर। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ता है, क्लियर बेटा। तो एक्सटर्नल एड में सबसे पहले हिस्ट्री आ गई, दूसरे पे प्रीवियस लॉ, खास तौर पे कौन सा लॉ, अदर एक्ट यूज कर सकते हैं, वो क्या हो, पेरीमेट्रिक usage is the best interpreter of the law for ancient statute and also some modern statute but not so modern statute। ज्यादातर पुराने एक्ट में यूज होता है और मॉडर्न एक्ट में ये कम यूज होता है, बट मॉडर्न एक्ट में भी इसको यूज किया जा सकता है अगर वो कंपैरेटिवली लेस मॉडर्न हो तो। चलो, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन ये सब यूज हो सकती है। इंडियन डिसीजन पहले और ना अवेलेबल हो तो फॉरेन डिसीजन। और सेकेंडरी रूल में नोसी टू रेसोर्सेज का मतलब क्या, एक वर्ड को आप मीनिंग देंगे रिस्ट्रिक्टेड अगर वो वर्ड क्या है, जनरल, और अगर वो मोर जनरल है तो उसे क्या बना देंगे, लेस जनरल है बेटा। उसके लिए आप उसको कलर देंगे, कौन से वर्ड्स का, आजू बाजू वाले वर्ड्स का, एसोसिएट वर्ड्स का।
जैसे कि हमने फ्रेश फ्रूट जूस को, है ना बेटा, फ्रूट जूस वर्ड यूज होने के बावजूद परचेज टैक्स एक्ट में फ्रूट जूस मानने से मना कर दिया, क्योंकि इसके अंदर समानता नहीं थी मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज जैसी, इसमें समानता नहीं थी बॉटल्ड वाटर जैसी, और इसमें समानता नहीं थी सिरप जैसी। इसलिए फ्रूट जूस वर्ड एक्सप्रेसली यूज होने के बावजूद भी फ्रेश फ्रूट जूस को फ्रूट जूस मानने से मना कर दिया। ऐसे यहाँ पर ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन तीनों पे ये एक्ट लगता है, बॉम्बे एक्ट, लेकिन फिर भी डॉक्टर के प्रोफेशन को और सीए के प्रोफेशन को एग्जम्प्ट कर दिया। यानी कि जितने भी पीसफुल प्रोफेशन होते हैं, जहां पर लोग शांति से अपना बस पेशेंट आ रहा है या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अप टू 50 स्टूडेंट्स अलाउड होता है घरों में भी, तो बेटा लॉ बना हुआ है उसके ऊपर स्पेसिफिकली, तो ये क्यों अलाउड है? 50 बच्चों से कोई अशांति नहीं है, है बेटा, क्लियर? ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। किसका मानना है? और गवर्नमेंट से पहले किसका मानना था? ये सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा था, गवर्नमेंट ने उसी के ऊपर लॉ बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट चिढ़ेगी या कुछ नहीं चिढ़ेगी? कुछ नहीं चिढ़ेगी। थैंक यू।